वेलकम टू द विंग्स एकेडमी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान खान है। आई एम द फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी ऑफ विंग्स एकेडमी। बच्चों, आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स देने जा रहे हैं आपको, वो है आपका 10th बोर्ड रिवीजन एंड 11th इंट्रेंसेस एग्जामिनेशन ऑफ AMU, जामिया एंड BHU। आपको पता है बच्चों, जैसे कि 10th इंट्रेंसेस एग्जामिनेशन में 9th और 10th का पोर्शन पूछा जाता है, लेकिन हमने जो इस वीडियोस का जो थीम लिया है वो ये है कि 10th बोर्ड रिवीजन्स एंड 11th इंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ओके, इसमें हम जो पहला चैप्टर आपको स्टार्ट करके बता रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस में हम आपको बताएंगे सबसे पहले न्यूट्रिशंस के बारे में, और न्यूट्रिशंस में फिर हम उसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बेसिक मोरल थिंग्स कि इस दुनिया में डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट्स हैं। दे आर कंसीडर्ड इन अ लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग के फॉर्म में देखे जाते हैं, आके जाते हैं, जिनको आप जानते होंगे कि लिविंग बीइंग का कैरेक्टर क्या है। वे बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर उनके पास होता है। अब उन लिविंग बीइंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो उनकी लाइफ है। ओके, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ होता है और फाइनली डेथ होता है, यानी फौत होता है। ठीक है, तो इस पूरी लाइफ की जो टाइम पीरियड है उसको चलाने के लिए, फॉर द सस्टेनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ द लिविंग बीइंग इज़ अ कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ओके, और हम लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कई सारे वाइटल और नॉन वाइटल प्रोसेसेस को हम यहाँ पर इस चार्ट्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे। अगर हम देखें बच्चों कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, कैसे होता है, वो देखिए कि अगर हम लाइफ प्रोसेसेस को देखें तो लाइफ प्रोसेसेस आपका कई तरीके से देखा जाता है। ओके, जैसे कि सबसे पहला जो इसका प्रोसेसेस स्टार्ट होता है दैट इज़ न्यूट्रिशंस। ओके, इसमें न्यूट्रिशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। ओके, द सेकेंड प्रोसेसेस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म्स। ओके, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर चलने वाला वो इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस है जो दो फॉर्म में मौजूद होता है, एक कैटाबॉलिज्म के फॉर्म में और एक एनाबॉलिज्म के फॉर्म में। और जो नेक्स्ट है वो है आपका नेक्स्ट इज कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड अगर हम इसमें से भी निकालें तो डाइजेशंस। ओके, digestions in case of animals. Okay, and the next process is called respirations. Okay, respiration is also the very important processes involved in the living being. Okay, and the after the respiration there is involving of the removal of the waste product from the living being, that is called excretions. And after excretions there is involving of the very important processes that is called consciousness or nervous. Okay, या हम इसे consciousness लिख सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा important होगा, consciousness. Okay, and finally for the continuity of life of living being. Okay, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन्स को कंटिन्यू करने के लिए दे आर परफॉर्मिंग द रिप्रोडक्शंस। ओके, यहाँ पर ये रिप्रोडक्शंस को परफॉर्म करता है। अब मसला यहाँ पर ये है बच्चों, ठीक है, कि इन सारे प्रोसेसेस को देखें। ये सारे प्रोसेसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को कैरी करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो प्रोसेसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को बनाने के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को हम वाइटल प्रोसेस कहते हैं। और वो प्रोसेसेस जिसको अगर ऑर्गेनिज्म ना करे तो उसकी लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता, यानी उसकी लाइफ के ऊपर कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता। दो पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें तो वो प्रोसेसेस जो वाइटल प्रोसेसेस के नाम से जाना जाता है, तो उसका हम वाइटल प्रोसेसेस के दिखा रहे हैं, वो किस हिसाब से उसे देखा जाएगा। वाइटल प्रोसेसेस को अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका न्यूट्रिशंस आता है, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म आता है, उसके बाद थर्ड नंबर पे डाइजेशन, उसके बाद रिस्पिरेशन,
उसके बाद आपका एक्सक्रीशंस, उसके बाद आपका कॉन्शियसनेस। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ एक ब्रैकेट के फॉर्म में, वो देखिए। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होगा जो किसी ऑर्गेनिज्म में नॉन वाइटल प्रोसेसेस के तहत जाना जाएगा। अगर हम यहाँ पर दो तरह की लिस्टिंग बनाते हैं साइड में, उस साइड की लिस्टिंग देखिए कि अगर हम वाइटल प्रोसेसेस को लिखें, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वाइटल प्रोसेसेस यहाँ पर हम देखें और किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉन वाइटल प्रोसेसेस देखें, तो इन दोनों प्रोसेसेस को हम आपके सामने रखते हैं जिसके हिसाब से ऑर्गेनिजम्स की लाइफ कैरी ऑन होगी। वाइटल प्रोसेसेस में हम लिखते हैं नंबर 1 दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। ओके, समझे बच्चों? सबसे पहला जो वाइटल प्रोसेसेस में है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशंस के बगैर किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा हम लिखेंगे दैट इज मेटाबॉलिज्म्स। ओके, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट processes of vital processes that is called metabolism, and the third is called digestions. Okay, next is called digestion is also the metabolic process. Okay, and next is called respirations. Okay, respirations is also the metabolic process, vital process. Okay, respiration भी एक तरह का vital processes है। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं ताकि उस नंबरिंग से आप जान सको दिस इज द नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4। बच्चों उसके बाद हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं नंबर 5। ओके, नंबर 5 में आता है आपका एक्सक्रीशंस। ओके, राइट डाउन हेयर द एक्सक्रीशंस। ओके, यहाँ पर नंबर 5 में एक्सक्रीशंस आएगा। यहाँ पर कुछ एक जैसा यहाँ पे ये एरो आ रहा है, तो कुछ हम इसको अलग तरीके से बीच में डाल देंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशंस। एक्सक्रीशंस के बाद आपका जो 6 नंबर पे है दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ओके, दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड फाइनली वो प्रोसेसेस जो 7 नंबर के ऊपर है, और इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चों, ये बहुत गोल फॉर्म में इस तरह से एक ब्रेक राउंड सर्किल के अंदर मैंने इसे बनाया है, वो देखिएगा, वो है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बेटे जो एक नॉन वाइटल प्रोसेस के तौर पर कंसीडर, तो ये मैं इसको स्टार बना रहा हूँ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉन वाइटल प्रोसेसेस के तहत कंसीडर्ड होता है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम टॉपिक जो आज का लेंगे वो है न्यूट्रिशंस। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले न्यूट्रिशंस को स्टार्ट। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशंस। ओके, इज अ वाइटल प्रोसेसेस। ओके, न्यूट्रिशंस को हम स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशंस में अगर हम देखें तो व्हाट इज द न्यूट्रिशंस? The process of taking of nutrients like carbohydrate, protein, fats, mineral and vitamins, that is known as nutrition. Okay, तो इसकी बहुत ही सिंपल डिफिनीशन से, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफिनीशन नहीं है। जैसे कि हम इसको लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में आपको जानना होगा कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट, कॉमा प्रोटीन, कॉमा फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ओके, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, इन मॉलिक्यूल्स को आप इनटेक करते हैं थ्रू द फूड, और ये आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद आपको दे आर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशंस, इन न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह है कि इन क्वेश्चंस यहाँ पर कई सारे आ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनमें से मिनरल्स और वाइटामिन में कुछ होते हैं जो
आपको सम अमाउंट्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उसमें विटामिन सी का, जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड्स के नाम से पुकारते हो, उसमें एक चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, दिस इज नथिंग मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले बर्न होकर एनर्जी कौन देता है? तो हम उनका एक सीरीज बना देते हैं। वो सीरीज देखिए क्या है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बर्न होकर आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देगा। ओके, कैसे देगा? इंस्टेंट एनर्जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे फैट बर्न होकर एनर्जी देगा, और लीस्ट यानी सबसे लास्ट पे प्रोटीन क्या हो जाएगा? आपको बर्न होकर एनर्जी देगा। ये आपकी एनर्जी गिविंग या बर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से ये अरेंजमेंट है इन मॉलिक्यूल का, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मॉलिक्यूल का। ये है बर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से। यानी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी के अंदर बर्न होगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 अगर कभी पूछा जाए इस तरह से, इसमें से कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? तो सबसे ज्यादा अगर एनर्जी की बात किया जाए तो इन तीनों मॉलिक्यूल में जो सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है बच्चों, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल एक लॉन्ग चेन पॉलीमर के फॉर्म में मौजूद होता है। तो इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है आपका प्रोटीन। ओके, और प्रोटीन के बाद आपका जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोटीन देगा, उसके बाद एनर्जी सेकंड नंबर पर क्या देगा? फैट, और लीस्ट नंबर पर जो एनर्जी देगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट देगा। ये होगा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से इस मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट। तो ये दोनों क्वेश्चंस अपने आप में बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। वो इस तरह से कि अगर हम सबसे पहले बर्न होने वाले मॉलिक्यूल का नाम पूछें कि जो सबसे पहले बर्न होकर ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी देगा, वो है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर पे आपका फैट, उसके बाद आपका प्रोटीन। लेकिन अगर एनर्जी गिविंग कैपेसिटी के हिसाब से देखें या कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो प्रोटीन सब बर्न होकर सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। लीस्ट नंबर सेकंड नंबर पे आपका फैट आता है, और सबसे लास्ट नंबर पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट आता है। समझे बच्चों? तो ये है 2 क्वेश्चन जो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, चाहे वो एमयू हो, चाहे वो जामिया हो या बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उनमें इन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात और है, मैं इसको लिखता नहीं हूँ, बल्कि आपको एक कॉन्सेप्ट के तौर पर या एक नॉलेज के तौर पर बताना चाहता हूँ। वो ये है कि इन सभी मॉलिक्यूल को एक इंस्ट्रूमेंट, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू को एक इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं जिसे बॉम्ब्स कैलोरीमीटर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो ये एक आपका स्पेशल नॉलेज होगा जो आपके टिप्स ऑफ फिंगर्स पे होना चाहिए, ताकि आप बच्चों जब विंग्स एकेडमी का लेक्चर देखें तो आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचें और डिफरेंट तरीके से उसे महसूस करें और उसे अपने ब्रेन में कीप करके रखें। समझे बच्चों? ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो बच्चों आप लोगों ने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से इसे आप देख लेते होंगे कि न्यूट्रिशंस जो है वो बेसिक तरीके से आप लोग 2 तरीके से देखते हो, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। लेकिन ऐसा नहीं है, एक तरह का और न्यूट्रिशन भी होता है जिसे हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अलग तरीके का न्यूट्रिशंस होता है, वो देखिए। तो अगर हम न्यूट्रिशंस का क्लासिफिकेशंस लेते हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रिशंस को अगर हम क्लासीफाइड करें तो न्यूट्रिशंस को हम कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला अगर हम देखें तो नंबर 1 इज कॉल्ड फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ओके, या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे हम नंबर 1 इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ओके।
हम नंबर 1 हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को देखते हैं। ओके, नंबर 2 जो हम देखेंगे, द सेकेंड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हम थर्ड नंबर पे देखेंगे सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक्चुअली बच्चों आप एक टर्मिनोलॉजी की देखिए। ऑटो का मतलब होता है सेम, वो एनिमल या वो ऑर्गेनिजम्स जो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाता है, उसे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखते हैं। तो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन फूड, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक में अगर हम देखें तो हेट्रोट्रॉफिक में 3 तरह के न्यूट्रिशंस आ सकते हैं। ये एक तरह का मैंने क्लासिफिकेशन दिया जहां से आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। हेट्रोट्रॉफिक में सबसे पहले अगर देखें तो आप यहाँ पर तो नंबर 1 इज कॉल्ड होलोजोइक टॉप 5 न्यूट्रिशंस। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशंस। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशंस। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं वो हम आपको बताते हैं, अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर के बाद, बस 2 मिनट रुकिए। ओके, एंड द सेकेंड इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। ओके, एंड थर्ड इज कॉल्ड the parasitic nutritions। Okay, and what is the symbiotic nutrition? This is the one of the very famous nutrition। इस तरह के रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बेनिफिशियल रिलेशनशिप में, यानी बेनिफिशियल रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहता है, और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस के नाम से जानते हैं। यानी दे आर बेनिफिटेड टू ईच अदर्स, न्यूट्रिशंस इन विच द ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड टू ईच अदर। ओके बच्चों, तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिया है। ओके, दिस इज द स्मॉल क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ओके, जिसमें हमने आपको क्लासिफाई करके बताया है कि ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशंस को दिखा। देखो बच्चों, इस क्लासिफिकेशंस में अगर हम नाम लिखें ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहां से भी कभी कभी क्वेश्चन राइज हो जाते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के अंदर जो एग्जाम्पल लिखा जाता है, मोस्टली आप टेक्स्ट बुक को पढ़कर भी देखोगे तो ग्रीन प्लांट्स का एग्जाम्पल लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से कंपटीशंस उस बुक का, उस टेक्स्ट का ये पैरा पढ़कर या ये एग्जाम्पल पढ़कर चीज़ों को इवेल्युएट नहीं कर सकता। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे बच्चों, तो यहाँ पर ये बहुत ही स्पेसिफिक बन जाएगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में 2 तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल हो जाता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म सनलाइट से आने वाली जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बनाता है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को
ऑक्सीडाइज करके अपना खाना बनाता है, तो उसे कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो इंशाल्लाह जब आप विंग्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म को टच करेंगे तो मैं इसे वेल एक्सप्लेन फॉर्म में ज़रूर बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। और होलोजोइक न्यूट्रिशंस में आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ा होगा, अमीबा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल आप जब सुनोगे तो यू विल बी शॉक्ड अबाउट इट कि ह्यूमन भी होलोजोइक न्यूट्रिशंस को परफॉर्म करता है, ओके। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में आपका फंगाई आता है साहब, ठीक है। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ट एग्जाम्पल फंगाई को माना जाता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में एनिमल भी आता है और प्लांट भी आता है। लेकिन प्लांट का एग्जाम्पल मैं इसलिए यहां पर आज दूंगा क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हम बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड कैस्कुटा। क्या कहते हैं बेटा इसे? कैस्कुटा। कैस्कुटा को हम अमरबेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटे? अमरबेल, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम एक बहुत ही फेमस बैक्टीरिया का नाम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड राइजोबियम। इसे हम राइजोबियम के नाम से पुकारते हैं, ओके। दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ओके, जो आपके सामने इस स्क्रीन पर मौजूद है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में हम आपको पिछले साल जामिया के अंदर आए हुए सवाल को बताएंगे, ठीक है। कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ दूंगा और कुछ जो आया हुआ क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा ताकि आप उसे बहुत अच्छे से देख सको और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस के लिए हमारे साथ जुड़ सको, ओके। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस के अंदर हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को, ठीक है बच्चों। हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को टच करेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में जैसे कि मैंने एग्जाम्पल जो बताया बच्चों वो ग्रीन प्लांट्स को बताया, ठीक है। और हम उसी को उठाकर हम बताएंगे, उस चीज़ को उठाकर उससे रिलेटेड जो प्रोसेसेस है उसको देखकर, उसको लिखकर हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से क्रिएट होती है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या? अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर होल यूनिवर्स, ओके। तो सन से आने वाली जो लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को ग्रीन प्लांट एक अलग तरीके के प्रोसेसेस के तहत अपना मैन्युफैक्चर करता है अपना खाना, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो फोटोसिंथेसिस में देखिए हम उस प्रोसेस को बताएंगे फोटोसिंथेसिस, ओके। और आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है वो आपको, और आपको ये भी पता होगा बच्चों कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट्स में होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप का ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे आप क्लोरोफिल के नाम से जानते हो बेटा। तो हम फोटोसिंथेसिस को देखेंगे किस हिसाब से। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को पढ़ने से पहले हम इस फोटोसिंथेसिस में आने वाले, ओके, तो चलिए हम रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले वो हम देखते हैं, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रेस्पिरेशंस के दौरान एनिमल एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकालता है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसी एक्सक्रीशंस फॉर्म में वो वाटर वेपर को निकालता है, ओके, लाइक दिस इज कॉल्ड वाटर वेपर, ओके। और ये वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनलाइट की प्रेजेंस में
किसमें बेटा? सनलाइट जो एक वेव के फॉर्म में इस धरती पर पहुंचती है, ठीक है, यानी इस अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करती है, और प्लांट के अंदर जो मौजूद क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं उसके प्रेजेंस में दे आर मैन्युफैक्चर्ड द ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6, ओके, C6H12O6, और ये ऑक्सीजन गैस इस तरह से निकल जाती है। तो यहाँ पर इसे बैलेंस कर लीजिएगा, 6CO2, 6H2O एंड 6O2, ओके। अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैस, and they manufacture the product, the complex product that is called the glucose molecules, okay, and releasing the oxygen। ये क्या है बेटा? ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये क्या है बेटा? ग्लूकोज। और ये क्या है बच्चों? ये है ऑक्सीजन, जिसको हम लेकर अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। और ये क्या है बच्चों? ये है आपका एक हार्मफुल गैस जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कार्बन डाइ। ये क्या है? वाटर का गैसियस फॉर्म में, जिसे यहाँ पर जी का मतलब होता है गैस, यहाँ पर भी जी लिखा हुआ है, यहाँ पर जी लिखा हुआ है, ये दोनों का मतलब होता है गैस। तो ये वाटर वेपर है। ये क्या है बेटा? वाटर वेपर, ओके, दिस इज वाटर वेपर। तो इस तरह, तो यहां से इस रिएक्शन से क्या सवाल आएगा वो देखिए। इस रिएक्शन से जो क्वेश्चंस आता है वो देखिए। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, okay, the which is the manufactured product of during photosynthesis, what is the manufactured product of during photosynthesis। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, तो वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का नाम क्या है वो देखिए। फोटोसिंथेसिस में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का नाम देखिए बच्चों, क्या कहते हैं उसे? दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ओके। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है उसका नाम है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या है बेटा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। अब दो चीजें हैं, ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। अगर कभी सवाल पूछे कि फोटोसिंथेसिस में करने के बाद प्लांट में स्टोर प्रोडक्ट का नाम देखिए, तो अगर हम इसके अंदर देखें तो स्टोरिंग प्रोडक्ट जो है वो स्टोर्ड प्रोडक्ट, ओके, स्टोर प्रोडक्ट है आपका एक मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद होता है, उसे हम स्टार्च के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से बेटा? स्टार्च के। इन दोनों में फर्क है साहब, ठीक है। सवाल हम अगर बनाए यहाँ से, अगर मुझे पेपर बनाना तो यहाँ से देखिए, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ग्लूकोज, ये भी आपको आ जाएगा, स्टोर प्रोडक्ट स्टार्च, ये भी आपको आ जाएगा। लेकिन मैं पूछूं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस में जो आने वाली लाइट एनर्जी है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट। अच्छा, एक बात और है बच्चों यहाँ पर, वो देखिए क्या है, स्टार्च एक ऐसा स्टोरिंग प्रोडक्ट है प्लांट्स के अंदर जो आयोडीन के साथ, देखिए वीडियो लेक्चर दे रहा हूं तो कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशंस के फॉर्म में देता हुआ चलूं। स्टार्च में क्वेश्चन आता है कि अगर हम स्टार्च को आयोडीन के साथ टेस्ट करें तो ये कैसा कलर देगा। तो जब स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशंस के साथ हम टेस्ट करते हैं बेटा, तो ये ब्लू ब्लैक कलर देता है। कैसा देता है बेटा? ब्लू ब्लैक कलर। और किस तरह का बेटा? ये ब्लू ब्लैक कलर को देता है, ठीक है, समझे बच्चों। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ये ब्लू ब्लैक कलर देगा आपको स्टार्च, ठीक है बेटा, बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं स्टार बनाकर। स्टार में अगर हम देखें तो सन से आने वाली लाइट एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? वो एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो लाइट एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू
केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट। दिस इज द, ये भी क्वेश्चन आप देखिएगा जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाएंगे या आने वाले क्वेश्चंस को आप टच करेंगे तो उसके अंदर आपको ये मिलेगा लाइट एनर्जी के कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा यहाँ पर देखिए मोनोसैकेराइड्स that will be converted into, this is called monosaccharide। देखिए ये टर्म्स से घबराइएगा नहीं क्योंकि इस टर्म्स को मैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता हूं बेटे। लैटिन वर्ड में सैकराइड्स के माने होता है शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक। मोनो का मतलब होता है वन, तो ग्लूकोज मोनोसैकराइड्स है, और पॉली का मतलब होता है बहुत, स्टार्च पॉलीसैकेराइड से, यानी ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, ये सिंपल शुगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि इसमें आपका मोनोसैकेराइड जो सिंपल शुगर जो मैन्युफैक्चरिंग शुगर के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में देखा जाता है, मोनोसैकेराइड्स, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पॉलीसैकेराइड्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन, इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। वो देखिए, अगर हम इसके अलावा क्वेश्चंस को बताएं तो उस क्वेश्चंस को देखिए किस हिसाब से देखिए। एक बात और है साहब, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ऑक्सीजन्स, ओके, इन द होल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये जामिया के अंदर सवाल आया था। नहीं हो तो पेपर पलट कर देखिएगा, ये मेरा चैलेंज है कि यहां पर अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन्स ऑफ दिस होल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ होल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज H2O। H2O क्या हो जाता है? वो बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ओके। और अब दूसरा सवाल ये आता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन होल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब आपको जहन में क्वेश्चन क्रिएट हुआ होगा कि एक्चुअली किस हिसाब से, ठीक है बच्चों, आपने जो रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले देखी जिसको मैंने इरेज किया है, अब उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो यानी ये क्वेश्चन है कि अगर मैं क्वेश्चन लिखकर इस चीज़ को बताऊं कि मैं क्वेश्चन इस तरह से पूछूं कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होकर आपको ऑक्सीजन दे देता है और कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोवाइड कर देता है, ओके, ठीक। तो क्वेश्चन यहां पर मैं एराइज करता हूं कि व्हाट इज द source of oxygen molecule in photosynthesis, ओके। तो इसका जो बेहतरीन तरीके से आंसर्स है वो ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके, वाटर molecule undergoes photolysis, okay, or oxidize to produce द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ओके, समझ में। यानी वाटर मॉलिक्यूल आपका, वाटर का फोटोलिसिस होता है, यानी वो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और वो ऑक्सीजन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि हम अगर पूछें कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल in
फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। ओके, कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन। ये दोनों क्वेश्चंस मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये जामिया के अंदर पूछा जा चुका है, और नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल के आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आंसर इसका बहुत अच्छा है। वो क्या है वो देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड gets reduced to form the glucose मॉलिक्यूल। ओके, यानी यहां पे इससे पूछा गया था कि वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर क्या प्रोड्यूस करता है, दे आर प्रोड्यूसिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स विल बी रिलेटेड हेयर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक सवाल और पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स किस ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है, तो वो देखिए। तो इन ओवरऑल इन रिएक्शंस में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ओके, वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्लियर हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? तो इस तरह से हमने आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। ओके, इंशाअल्लाह जो है हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को यहाँ पर शुरू करेंगे, वो है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में हम आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद होने वाले उस डायग्राम को बनाएंगे जो आप में अमीबा का डायग्राम दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। साइड में थोड़ा सा एक डायग्राम बना हुआ है जिसकी लेबलिंग कर कर भी मैं दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशंस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ओके, बस उसके बाद हम जो है इस लेक्चर्स को वाइंड अप करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को स्टार्ट करेंगे और वो है आपका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है बेटा? और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चों हम जो एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे यानी टाइप्स में वो लेंगे हम होलोजोइक न्यूट्रिशंस को। किसको लेंगे बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशंस को। और होलोजोइक न्यूट्रिशंस का हम डायग्राम पे सबसे पहले हम होलोजोइक टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशंस उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक में, जो जैसे कि अगर हम बताते हैं एक बार थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स को थोड़ा सा वो 2 मिनट के लिए समराइज करके आते हैं। अभी आपने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा जिसमें आपको खाना बनता हुआ दिखा, उसे प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये कंज्यूमर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो अमीबा और ह्यूमन क्या करता है, अमीबा दैट विल बी डायरेक्टली इनटेक द फूड मॉलिक्यूल इनटू योर बॉडी। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कहते हैं। जैसे कि अगर हम डायग्राम बनाएं, डायग्राम में देखिए दिस इज़ अमीबा। ठीक है? और अमीबा के अंदर कुछ मैं स्पेसिफिक चीज़ें भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ प्रीवियस क्लास की इंफॉर्मेशन भी आपके सामने आ जाए, लाइक दिस। ओके, और बीच में इनके ये न्यूक्लियस मौजूद होता है। अमीबा इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिजम्स होता है और अंदर की तरफ ये जो मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूँ ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इसमें 2 तरीके से होते हैं, जैसे कि इस
यहाँ पर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं और अंदर की तरफ पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। ओवरऑल दोनों को मिलाकर हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये आपका स्यूडोपोडिया कहलाता है, स्यूडोपोडिया। और ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है अंदर की तरफ इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है वो है अमीबा। इसका पूरा नाम लिखेंगे क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता। इसका पूरा नाम है अमीबा प्रोटियस। ओके, अब ये खाना खाने जाएगा, भूख लगी है इसको। ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक फूड मॉलिक्यूल है, वो देखिएगा, दिस इज फूड मॉलिक्यूल्स। ये कोई सॉलिड फूड मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड फूड मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल। और ये फूड मॉलिक्यूल जैसे ही इस अमीबा इस फूड मॉलिक्यूल के टच में आएगा तो इसके अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द इनवेजिनेशन लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, वो देखिए किसी तरह से इनवेजिनेशन बनेगा, यानी एक इसके अंदर इस तरह से, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना के बता रहा हूँ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ this type of invaginations like structure in the amoeba will be takes place। और यहाँ पर इस फूड मॉलिक्यूल को ये अपने अंदर इस तरह से रखना, अंदर करना शुरू कर देगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि न्यूक्लियस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यस, यू आर राइट। ठीक है, बाकी इसकी एक्सटर्नल एक्सोप्लाज्म में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये भी कोई फ़र्क नहीं आएगा इसमें। बस क्या हो जाएगा कि इसकी जो स्यूडोपोडिया है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ एक सेल फरो का या इन्वेजिनेशन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और फाइनली ओके, फाइनली इस फूड मॉलिक्यूल को, ठीक है, ये अमीबा आगे बनाते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनली इस फूड मॉलिक्यूल को अमीबा अपनी बॉडी के अंदर इंगल्फ कर लेगा, क्योंकि अमीबा का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत सा डायग्राम बने बच्चों। वो देखिए, फॉर एग्जांपल अमीबा ने ये खाना खा लिया। ठीक है, तो जब इसने खाना खाया तो भी इसकी, इसलिए देखो इसमें देखिए क्या स्ट्रक्चर डेवलप होगा और कौन सा प्रोसेस है। ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर एक वैक्यूल डेवलप होगा, और इस वैक्यूल के अंदर ये फूड मॉलिक्यूल अंदर की तरफ इस हिसाब से चला जाएगा, लाइक दिस। ओके बच्चों, ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस इसका ये रहेगा। ठीक है, अंदर का साइटोप्लाज्म इसका इस तरह से दिखेगा। ठीक है बेटा, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे वो देखिए। इस स्ट्रक्चर को हम फूड वैक्यूल के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से बच्चों? इसे हम फूड वैक्यूल के नाम से पुकारेंगे। अब मसला, अच्छा, यहाँ पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा अमीबा के अंदर, कि अमीबा ने किस प्रोसेस के तहत फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंटर किया है, उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे। फैगोसाइटोसिस, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बच्चों सेल ईटिंग के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से बेटा? सेल ईटिंग। ठीक है बेटे, इसे हम सेल ईटिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये फूड वैक्यूल में, जो फूड वैक्यूल इसकी बाउंड्री में जो वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना है, उसमें से एंजाइम रिलीज होगा और इस फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर देगा। बच्चों आपने एक चीज़ देखी होगी, ये सॉलिड फूड मॉलिक्यूल इस अमीबा के अंदर इंटर किया है,
यानी होल फूड मॉलिक्यूल दैट विल बी इंटर्ड इनटू अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस, या इसका दूसरा पहलू देखिए जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है इंडोसाइटोसिस। ओके, इंडोसाइटोसिस। लेकिन अगर अमीबा की ख्वाहिश हुई किसी लिक्विड मटेरियल को खाने में, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर जो अगर लिक्विड मटेरियल होगा तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होगा, और उस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पिनोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से बेटा? दैट इज कॉल्ड द सेल ड्रिंकिंग। इसे हम सेल ड्रिंकिंग के नाम से पुकारते हैं। सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग। फाइगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग कहते हैं और पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।